वेलकम टू माय चैनल ब्राइट अकेडमी वन स्टेप फॉरवर्ड। माय नेम इज राजन कुमार चौधरी और लेकर आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 5.2 जिसका इंतजार था। तो आपको वीडियो जो है रेगुलर मिल रहा है ना? यस, इसी तरीके से रेगुलर वीडियो आपको मिलता रहेगा। आपको भी क्या करना है, मेहनत करना है, क्वेश्चंस रिवाइज करते रहना है। जो चैप्टर मैंने करवा चुका हूं उसको बार बार इसको रिवाइज करते रहो, एनसीईआरटी बार बार बनाते रहो। जब भी आपको टाइम मिले, संडे का टाइम मिलता है, इवन हर रोज आपके पास अगर टाइम मिलता है, टाइम निकालो। अगर टाइम नहीं मिलता है तो टाइम निकालो और एनसीईआरटी को बार बार बनाते जाओ। सॉल्व्ड एग्जाम्पल में कई बार बोल चुका हूं कि सॉल्व्ड एग्जाम्पल मत भूलना बनाना, सॉल्व्ड एग्जाम्पल बनाते रहना और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करना। जो चैप्टर हो चुका है उसके और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस, एटलीस्ट 50 क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करते रहना। तो इससे क्या होगा कि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चंस पूछा जा रहा है एग्जाम्स में, कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के लिए। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हो एनसीईआरटी में। तो एवरीथिंग जो है आपके पास है, आपको पूरे साल भर मिला है अपना एफर्ट दिखाने के लिए। आपको पेपर में जो है एफर्ट दिखाना होगा, तो इस वजह से आप अपना स्पीड इंक्रीज कर लो। आप क्या करो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगातार करते रहो और क्या करो, रिवीजन करते रहो, बार बार रिवाइज करो। इवन मैथ्स में, साइंस में, सोशल साइंस स्टडी में, क्योंकि एवरी सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट लड़खड़ाएगा तो आपका परसेंटेज डिक्रीज हो सकता है। देखो यहाँ पर मेरे साथ भी खुद हुआ है कि मैं मैथ्स में मैंने अच्छा स्कोर किया, साइंस में इवन अच्छा स्कोर किया, हिंदी में अच्छा स्कोर किया, इंग्लिश में भी अच्छा स्कोर किया, बट सोशल स्टडीज खराब होने की वजह से सोशल स्टडीज में उतना ध्यान दे नहीं पा रहा था क्योंकि मुझे बोरिंग लग रहा था। दैट्स वाई उसकी वजह से मेरा परसेंटेज बहुत ही डिक्रीज हो चुका था। तो ऐसा नहीं करना है, आपको नहीं करना है। सिंपल आपको इक्वल वेटेज देना है हर सब्जेक्ट पर और बेसिकली मैथ साइंस पर ज्यादा फोकस रखना है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो है आउट ऑफ क्वेश्चंस आने की भी संभावना बन जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, आप एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस करो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो चलिए बात बाद में करेंगे, पहले क्वेश्चन को फोकस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास। इफ 17th टर्म ऑफ एनएपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। एक्सीड्स का मतलब क्या होता है? एक्सीड्स का मतलब होता है बढ़ना। क्या होता है? बढ़ना या फिर ज्यादा होना। ठीक है, यही बोल सकते हो, बढ़ना। ठीक है, बढ़ना सिंपल। तो ये बोला जा रहा है कि 17th टर्म एपी जो है वो 10th टर्म एपी के +7 ज्यादा है। ठीक है, नहीं समझ में? इक्वेशन के फॉर्म में समझते। देखो बोला जा रहा है कि ए 17th टर्म जो है वो 10th टर्म, तो 10th टर्म +7 इतना है, इसके इक्वल है। ठीक है, अब समझ में आया? 7 ज्यादा है, 10th टर्म से 7 ज्यादा है 17th टर्म। समझ में आया? अब हमसे पूछा जा रहा है कॉमन डिफरेंस फाइंड करो। कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये हमें फाइंड करना है। एंड इफ 17th टर्म ऑफ एनएपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7 फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ओके, ये हमें फाइंड करना है। नाउ A17 माइनस ऑफ A10 इज इक्वल टू 7। ये लिख सकता हूं, इसको मैंने यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लिया है। नाउ A प्लस ऑफ 16D माइनस ऑफ A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। सो A प्लस 16D माइनस ऑफ A माइनस ऑफ 9D इज इक्वल टू 7। A प्लस ऑफ A माइनस ऑफ A कैंसिल, क्योंकि हमें D फाइंड करना है। 16 में से 9 जाने पर ये हो गया 7D विच इज इक्वल टू 7 एंड D इज इक्वल टू 1। इतने बड़े आंसर में मैंने ये लिख दिया D इज इक्वल टू 1। आई होप आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा। कई बच्चों को स्टेटमेंट समझ में नहीं आया होगा कि क्या कह रहा है स्टेटमेंट, तो अब आपको बेहतर से समझ में आ गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आप एग्जाम में कर लोगे। बहुत बेसिक्स है, बहुत इजी है। क्या है क्वेश्चन में, क्या कह रहा था कि 17th टर्म ऑफ एनएपी एक्सीड जब भी आए तो समझ आना कि वो 10 मतलब बाय 7 या मोर देन ऐसा कुछ करके आ जाए कि एनएपी मोर देन 10th टर्म बाय 7। इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन बने तो आपको समझ जाना है कि जो है ये जो है इस तरीके के क्वेश्चन के बारे में बोला जा रहा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 11 है विच टर्म ऑफ एपी 3, 5, 15, 27, 39 डॉट 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 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म।
कौन सा ऐसा टर्म है एपी का जो 132 ज्यादा है 54th टर्म से, ये चीज फाइंड करने के लिए हमें बोला जा रहा है। सिंपल। सो ए फाइंड कर लो यहाँ से, ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू आप इजीली फाइंड कर सकते हो, ये हो जाएगा 12। क्यों? क्योंकि सिंपल है, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 12, इन दोनों का डिफरेंस ले लो 12। ओके, सिंपल। ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लिया, नाउ ए एन फाइंड करना है। सो ए एन के लिए क्या यूज कर सकते हो आप, आपको टर्म फाइंड करना है ना, सिंपल। तो सिंपल ये हो जाएगा 132 प्लस, अब 54 को क्या लिख सकते हो, ए प्लस 53d। ना यहाँ पर वैल्यू रख दो, 132 प्लस ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू आपके पास हो जाएगा 3 एंड 53 इंटू 12। सो ये वैल्यू आपके पास आने वाला है 132 प्लस 3 प्लस 12 इंटू 53, 53 इंटू 12, 3 2 जा 6, 5 2 जा 10, 3 1 जा 3 5, सो 6 3 6 6 3 6। इन तीनों को ऐड कर लो आप, सिंपल है। 6 3 6 6 3 9 प्लस 1 3 2, ये आ जाएगा आपके पास 9 2 1 एंड 3 3 6 6 विच इज 7 एंड 6 7 8। ओके, समझ में आया क्या किया मैंने, 6 7 ही होने वाला है। ओके, 771 इज योर, दिस इज nth टर्म। नाउ nth टर्म की वैल्यू आपको पता चल गया, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें टर्म फाइंड करना है, कौन सा ऐसा टर्म जो कि 132 ज्यादा है 54 टर्म से। सिंपल है, तो ए एन की वैल्यू है 771 विच इज ए की वैल्यू 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू है 12। सिंपल, इसको सॉल्व करो, एन की वैल्यू फाइंड कर लो, प्लस ऑफ 12 एन माइनस ऑफ 12, ये हो जाएगा आपके पास माइनस ऑफ 9 एंड प्लस ऑफ 12 एन, 771 771। ये इधर जाने पर हो जाएगा 780 विच इज इक्वल टू 12 एन एंड एन इज इक्वल टू 780 बाई 12। सो 6 से, ओके 6 पर जाने पर ये हो जाएगा 72, 12 6 जा 72 एंड 6 12 65। सो एन की वैल्यू आ चुका है 65। सो सिंपली ये कह सकते हैं कि 65th टर्म जो होगा वो एपी का, वो जो है 132 ज्यादा होगा 54th टर्म से। ओके, अब समझ में आया? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं। स्टेटमेंट देखो, स्टेटमेंट क्या है फिर से, विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो यही लिखा है मैंने, हमें नहीं पता वो टर्म कौन सा है, तो ए एन ले लिया, ए एन, ठीक है, ए एन इज इक्वल टू 132 प्लस 54th टर्म। तो इसको ओपन किया, नाउ इसके वैल्यू, इसके बाद वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास ए एन की वैल्यू आ चुका है कि 771 ऐसा टर्म होगा जिसकी वैल्यू वो 771 होगा। अब वो कौन सा टर्म होगा जो 771 ले आ रहा है, तो उस टर्म के लिए एन की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो एन की वैल्यू बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, तो डी की वैल्यू पता है, ए की वैल्यू पता है, ए एन की वैल्यू पता है, वैल्यू को रखा एंड एन की वैल्यू ले आया। तो हमें पता चला कि 65th टर्म ऐसा टर्म होगा जिसकी वैल्यू जो है वो 132 ज्यादा होगा 54 टर्म से। ओके, समझ में आया? समझ में आया? सिंपल ये कह सकते हो कि 65th टर्म का वैल्यू निकाल लो, चेक करना है तो, और 54th टर्म का वैल्यू निकाल लो, और 54 टर्म का जो वैल्यू आएगा उसमें 132 ऐड करके देखो क्या ये इसके इक्वल आ रहा है। अगर आ रहा है तो ये सेटिस्फाइड हो रहा है, और इसी तरीके से इस क्वेश्चन का डिस्कशन हमने कंप्लीट किया। तो इसी तरीके से आपको वीडियो मिलता रहेगा रेगुलर, आपको भी मन लगा कर पढ़ना है और अच्छा स्कोर करना है। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, नए वीडियो में मिलेंगे नए क्वेश्चन के साथ। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय।